निपात एका जनांग जी। पढ़ा रहा था ना। तो यहाँ पर निपात संज्ञा करने वाले दो सूत्र थे, चादियो सत्वे और प्रादेय। चादीगण में पढ़े गए शब्दों की निपात संज्ञा किस सूत्र से होती है? निपात एका जनांग। चादवे सत्वे से। हाँ, चादवे सत्वे। और प्रादि की निपात संज्ञा किस सूत्र से होती है? प्रादेय। प्रादि की निपात संज्ञा प्रादेय सूत्र से होती है। अब ये लेकिन एक शर्त दोनों में जुड़ी हुई है। क्या एक शर्त क्या जुड़ी हुई है कि अद्रव्यर्थ वाले होने चाहिए? नहीं, हाँ ठीक है, क्या है? चादी कैसा होना चाहिए? अद्रव्यर्थ वाले होना चाहिए, है ना। द्रव्य किसे कहते हैं? सत्व को। सत्व का अर्थ है लिंग संख्यान्वितम, जिसका लिंग और संख्या से अन्वय होता है उसे सत्व या द्रव्य कहते हैं। अन्य मतलब संबंध है, जिसका लिंग और संख्या से संबंध हो उसे क्या कहते हैं? सत्व या द्रव्य। जिसका मतलब जिस शब्द का लिंग और संख्या से संबंध होता है उस शब्द को क्या कहेंगे? उस शब्द को कहेंगे सत्व या द्रव्य। सत्व या द्रव्य। हाँ, शब्द को ध्यान रखना। सत्व या द्रव्य किस शब्द को कहेंगे? जिसके साथ लिंग और संख्या का अन्वय होता है। ठीक है। तो निपात संज्ञा उसकी सत्व की होगी कि असत्व की होगी? निपात संज्ञा सत्वर्थ वाले की होगी कि असत्वर्थ वाले की होगी? सूत्र क्या है? चादियो सत्वे। असत्व है ना। सत्व का अर्थ होता है द्रव्य, असत्व मतलब अद्रव्यार्थ है असत्व की। असत्व का मतलब है असत्व अर्थ वाला। असत्व का अर्थ है असत्व अर्थ वाला। असत्व का क्या अर्थ है? असत्व अर्थ वाला अथवा अद्रव्य अर्थ वाला चादी निपात होता है। ठीक है। तो और असत्व अर्थ वाला प्रादि भी निपात होता है। तो ये दो सूत्र निपात संज्ञा के लिए हैं। जैसे मैंने बताया था, एक पशु शब्द जो लोक में प्रयुक्त होता है ना प्राणी के लिए, चतुष्पाद प्राणी के लिए, चार पैर वाले प्राणी के लिए पशु शब्द का प्रयोग होता है ना। और सम्यक अर्थ में भी पशु शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो जो सम्यक अर्थ में है वह क्या है आपका? ये असत्व है। उसका लिंग तो संख्या के साथ अन्वय नहीं होता है, इसलिए वह असत्व है, वह अद्रव्य है। ठीक है। और जो प्राणी अर्थ में प्रयुक्त होता है वह कैसा है? आपका द्रव्य है ना। उसके साथ लिंग संख्या का अन्वय होता है, तो उसकी निपात संज्ञा होगी? उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी। हाँ, उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी तो विभक्ति आएगी, उसके रूप चलेंगे। चलिए, अभी निपात संज्ञा का फल क्या होता है? यहाँ प्रगृही संज्ञा करना। क्या फल होता है? प्रगृही संज्ञा करना। आंग को छोड़कर एक अच निपात प्रगृही होता है, अथवा आंग को छोड़कर एक अच निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। आंग को छोड़कर एक अच निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। ठीक है। आंग में भी एक अच है। अच्छा, आ ही है ना। हाँ, आंग को छोड़कर एक अच निपात की क्या होती है? प्रगृही संज्ञा। आपने ये बताना था, या जिसे ई इंद्रा उमेशा प्रगृह संज्ञा होने के बाद फिर प्लुत प्रगृह चिन्हित। हाँ, प्रकृति भाव होता है, उसमें रूप में कोई बदलना होगा नहीं। हाँ, अब देखना, ई इंद्रा है ना, उ उमेशा है। ई इंद्रा उ उमेशा, यहाँ दोनों स्थानों पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ई और उ ये प्रादि में आते हैं क्या? हाँ, आते हैं प्रादि में। प्रादि में आते नहीं, चाद में आते हैं, प्रादि में नहीं आते हैं। चाद में आते हैं ना। तो चादियो सत्वे से ई उ की क्या होगी? निपात संज्ञा। और निपात संज्ञा होने के बाद क्या होगा? प्लुगृही होगा। किस सूत्र से? नहीं, प्रगृही किस सूत्र से होगा? चादवे सत्वे से ही प्रगृही संज्ञा होगी। निपात एका जनांग से प्लुत प्रगृही। हाँ, निपात संज्ञा होने पर निपात एका जनांग से क्या होगा? प्रगृही संज्ञा होगी। किसकी प्रगृही संज्ञा होती है? आंग को छोड़कर एक अच निपात की। आंग को छोड़कर एक अच निपात की। और उ तो आंग नहीं है ना। आंग नहीं है ना, आंग से भिन्न है। तो और ये एक अच है ना, ई भी एक अच है, उ भी एक अच है। तो आंग को छोड़कर एक अच निपात की क्या होती है? प्रगृही संज्ञा होती है।
तो निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा, पहले क्या हो गया, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा, इसके बाद निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा, संज्ञा और इसके बाद क्या होगा, प्लुत प्रक्रिया की नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव भी एक संधि है कि नहीं है? तो संधि हुई या नहीं बताइए? संधि कार्य हुआ है यहाँ? नहीं है, प्रकृति भाव संधि है कि नहीं है? प्रकृति भाव संधि है, लेकिन तो संधि कार्य तो हुआ है ना, प्रकृति वैसी रहती ना। संधि कार्य हुआ है, जी। ये नहीं कह सकते संधि कार्य नहीं हुआ है, है ना? ई इंद्रहा, है ना, संधि कार्य हुआ है। तो कैसा बोलेंगे? ई इंद्रहा, क्या बोलेंगे? ई इंद्रहा, और नहीं तो ई इंद्रहा। जब संहिता नहीं है, संधि नहीं, तो ई इंद्रहा बोलेंगे। ई इंद्रहा, यहाँ क्या बोले? ई इंद्रहा, यहाँ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर संधि हुई, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का क्या नाम है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि किस सूत्र से हुआ है? निपात एका जनांग से हुआ है यहाँ पर प्रकृति भाव। हाँ, निपात एका जनांग से चादियो सत्वे से ई ऊ की निपात संज्ञा, और निपात एका जनांग से ई ऊ की प्रगृह संज्ञा, और प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम से प्रकृति भाव। प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम सूत्र क्या कहता है? अच परे होने पर प्लुत और प्रगृह को प्रकृति भाव होता है। अच पर में क्या है? इंद्रा का ई, उमेशा का उ। तो अच पर होने पर क्या होता है? प्लुत को प्रकृति भाव होता है और प्रगृह को प्रकृति भाव होता है। यहाँ क्या है? प्लुत है कि प्रगृह है? यहाँ प्रगृह है ना, प्रगृह संज्ञा हुई है, तो प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य स्मरणीय रंगित था ना, तो इसी को हम आप बताना चाहते हैं। तो अब देखिए इसमें टिप्पणी थी वाक्य स्मरणीय और रंगित में, कोई संख्या पड़ी है? 1 नंबर है। तो जब टिप्पणी पे तो उसको नीचे चलिए, टिप्पणी को नीचे देखेंगे। टिप्पणी को, अयम भाष्य श्लोकस्य चरमः पादः, यह भाष्य श्लोक का चरम पाद है, अर्थात अंतिम पाद है। अयम का अर्थ है यह। कौन? वाक्य स्मरणीय और रंगित। अयम शब्द का अर्थ है यह कौन? वाक्य स्मरणीय और रंगित। अयम शब्द से क्या लेना है? वाक्य स्मरणीय और रंगित या भाष्य के श्लोक का अंतिम पाद है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युवुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये गीता के प्रथम श्लोक है ना, गीता का श्लोक है। इसका चरम पाद क्या है? चरम पाद मतलब अंतिम पाद। बोलो भाई। देखिए वो गीता जो है ना, ये श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में है, उसमें 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद। तो अंतिम पाद कौन है? किम अकुर्वत संजय। तो यही चरम पाद है। हाँ। और ये जो है भाष्य का श्लोक, ये है ये ना आपका क्या है? पूर्णा श्लोकः तु इत्थम, पूर्णा श्लोका तु किंतु। पूर्ण श्लोक इस प्रकार है। ये कहाँ का श्लोक है? भाष्य का है ना। मतलब पाणिनि के सूत्रों पर पतंजलि ने भाष्य लिखा है, जिसे क्या कहते हैं? महाभाष्यम, है ना। दूसरे किसी शास्त्र के भाष्य को महाभाष्यम नहीं कहा जाता है। मीमांसा के भाष्य को महाभाष्यम नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मसूत्र के न्याय वैशेषिक सांख्य योग किसी के भाष्य को महाभाष्य नहीं कहा जाता है। व्याकरण के भाष्य को महाभाष्य कहा जाता है, कि व्याकरण को सभी लोग मानते हैं और बहुत अच्छी रचना है पतंजलि की, सर्वमान्य है ऐसा। दूसरे दर्शन तो एक दर्शन वाले दूसरे दर्शन को पूर्णता स्वीकार नहीं करते, और व्याकरण को सभी मानते हैं। चलिए ध्यान देंगे। तो इसमें अंतिम पाद क्या है? देखिए श्लोक को, ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ च यः एतमात् नितं विद्यात् वाक्य स्मरणयो रंगित। तो वाक्य स्मरणयो रंगित यह है आपका चरम पाद है। चरम मतलब अंतिम पाद है श्लोक का। तो इसका अर्थ देखेंगे, एतम आतम नितम विद्या। इसका अर्थ पर ध्यान देना। ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधि में आंग को नित जानना चाहिए। आंग को नित जानना चाहिए। ध्यान देंगे, प्रादिगण में आंग आया है। क्या आया है? हाँ फिर से बोलिए ना एक बार। अच्छा बोलेंगे, देखना। प्रादिगण में क्या आया है? आंग। और चादिगण में क्या आया है? आ। मालूम है ना जी? ध्यान है आपको?
चादीगण में क्या है? आ। चाहे देख लो, देखना है ना। चादीगण में क्या है? आ। और प्रादिगण में क्या है? आंग। और जहाँ आंग है ना चादीगण में, तो वहां भी गांव की हलंतम सहित संज्ञा और तसलोपा से ला करने पर तसलोपा से लोप करने पर आ का ही प्रयोग होता है। आ का ही प्रयोग होता है। आंग, ये नकार के सहित प्रयोग नहीं होता है वाक्य में। नहीं। ना को छोड़ करके आ का ही प्रयोग होता है। जैसे गच्छति जाता है और वहां पर प्रादि लगाएंगे आंग, आ, तो क्या बन जाएगा? आगच्छति। क्या होगा? आगच्छति। तो अब ये यह कैसे मालूम होगा कि ये चादीगण का है अथवा प्रादिगण का है? चादीगण का है अथवा प्रादिगण का है। प्रादिगण में कैसा होगा? नित। और चादीगण में कैसा होगा? नित भिन्न। तो हमें कैसा पता चले कि नित, ये जो देखती जो कहाँ पर नित है, कहाँ पर नित भिन्न है? चादीगण में कौन है, प्रादिगण में कौन है, अर्थात नित कौन है, अंगित कौन है, कैसे मालूम होगा? तो इससे मालूम होगा। इसका है ना, एतम आतम नितम विद्याते, इस आत को नित जानना चाहिए। कहाँ कहाँ? ईसद अर्थ है। ईसद का अर्थ है अल्प। लिखो इसका अर्थ है। अल्प अर्थ में क्या लिखा आपने? अल्प अर्थ में क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधि में जो आकार हो, जो आकार हो अथवा जो आ हो, एक ही बात है ना। अल्प अर्थ में क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधि में जो आ हो, क्या हो आपका? आ हो, उसे नित जानना चाहिए। उसे नित जानना चाहिए। उसे नित जानना चाहिए। लिखा? अब इसको समझो। एतम आतम नितम विद्यात, आत को नित जानना चाहिए। ईसद अर्थ है, ईसद अर्थ है, ईसद का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा। अल्प अर्थ में क्रिया के योग में, मर्यादा में और क्या है यहाँ पर? अल्प अर्थ में क्रिया के योग में थोड़ा जोड़ो। मर्यादा और अभिविधि लिखा है ना। हाँ। मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में, ये और कर लो। मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में जोड़ा। क्या होता है आचार्य जी? ये श्लोक का अर्थ पूरा होने के बाद मैं क्रमशः सभी बताऊंगा आपको, है ना। हाँ, इस अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में यह जो आ होता है, जो आकार होता है, जो आकार होता है, इससे इस आकार को, फिर आगे क्या लिखा है? जो आकार होता है, आगे नित जानना चाहिए। नहीं, नित जानना चाहिए। पूरा वाक्य पढ़िए जो लिखा है आपने। अल्प अर्थ में क्रिया के योग में, अभिविधि अर्थ में जो आ हो उसे नित जानना चाहिए। उसे का ऐसा लिख लेना, उस आ को नित जानना चाहिए। लिख सकते हैं ना? उसे अर्थात उस आ को नित जानना चाहिए। उस आ को नित जानना चाहिए। इसको समझ जाइए। वाक्य स्मरणीय रंगित को थोड़ी देर बाद बता देंगे, ठीक है। पहले हम इसे बताते हैं। लेखनी वहां रख दीजिए, लाइए। तो पहले देखना, ईसद अर्थ है ना जी। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? अन्यत्र नित लिखा है ना जी। मिला आपको? जी। जो पाठ चल रहा है ना ऊपर, अन्यत्र नित। अन्यत्र का अर्थ है वाक्य और स्मरण को छोड़कर, या वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में। वाक्य और स्मरण से, हाँ, नित का अर्थ है आ नित होता है। वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ, वाक्य और स्मरण को छोड़ करके आ नित होता है। क्या कहेंगे? या वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ नित होता है। लिखना चाहते हैं? लिखो। वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ नित होता है। वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ नित होता है।
वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ नित होता है। अब वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ नित होता है, तो कहाँ कहाँ नित होता है ये भाष्य के श्लोक में बताया गया है ना। अब ईषद अर्थ का उदाहरण पुस्तक में देखा आपने, अन्यत्र नित जी आ ईषद उष्णम उष्णम लिखा है ना। नित का मतलब क्या है? आ को नित जानना चाहिए, मतलब जो आ है ना उसको नित का मतलब वो ये आंग वाला आ जानना चाहिए। वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ में आ हो तो उसको नित जानना चाहिए, मतलब ये आंग वाला आ जानना चाहिए। समझ गए? यहाँ मौखिक संज्ञा होती है ना, आंग वाला आ जानना चाहिए। ये देखिए पुस्तक में क्या लिखा, आ ईषद उष्णम। जी तो ध्यान देना, ये आ है ना, ये आ का अर्थ है ईषद। आ का अर्थ क्या है आपका? ईश्वर। हाँ, आ का अर्थ क्या है? ईषद। भाष्य के श्लोक में क्या लिखा? ईषद अर्थ है ना। ईषद का क्या अर्थ है? अल्प। अल्प किसका अर्थ है? ये आ का अल्प किसका अर्थ है? इसका अर्थ क्या अभी आपने लिखा है? अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में जो आ, जो ये सभी आ के अर्थ हैं। यहाँ आग जो है किस अर्थ में है? ईषद अर्थ में है। देखिए आ उष्णम, आ उष्णम का अर्थ होता है उष्ण गर्म, है ना। उष्णम का क्या अर्थ होता है? उष्ण, जिसको हिंदी में गर्म कहते हैं। अब यदि थोड़ा गर्म कहना हो ना, ईषद का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा, तो ईषद अर्थ में आ है। ईषद अर्थ में क्या है? आ का क्या अर्थ है यहाँ? ईषद। ईषद मतलब अल्प। तो आ उष्णम, उष्णम का अर्थ है उष्ण, आ का क्या अर्थ है? थोड़ा उष्ण, थोड़ा गर्म है ना, अल्प गर्म है। तो ये आ किस अर्थ में है? ईषद अर्थ में। पुस्तक में जो आ ईषद उष्णम लिखा है ना, तो आ का अर्थ लिखा है वहां पर ईषद। आ का अर्थ क्या लिखा है? ईषद। देखिए आ और उष्णम है ना, यहाँ आदगुणा से तो गुण प्राप्त है पहले जी। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये आ है ना, निपात एका जनांग सूत्र कहता है कि आम को छोड़कर एक अच निपात की प्रकृति संज्ञा होती है। आम को छोड़कर हमने बताया कि आंग जो है नित, ये आंग कहाँ पढ़ा गया है? चादीगढ़ में। और आ पढ़ा गया है, नहीं, आंग पढ़ा गया है प्रादि में। आंग कहाँ पढ़ा गया है? आंग पढ़ा है प्रादि में। और चादी में क्या पढ़ा है? आ। लेकिन प्रयोग होता है हमेशा आ का ही। तो ये हमें प्रयोग देखकर कैसे पता चलेगा कि नित है आ अथवा नित भिन्न है? नित समझते हैं, आम का जो आकार है इसे नित कहेंगे, ना कि संज्ञा होने पर क्या कहेंगे? नित। आम का जो आ है उसे नित कहेंगे। ये तो प्रादि का हो जाएगा। कहाँ का होगा? प्रादि का। और चादी में आपका आंग पढ़ा गया है, तो चादी में जो आ आएगा ना वो कहेंगे अंगित। वो कैसा होगा? चादी का आ कैसा है? अंगित है, मतलब नित भिन्न है। और प्रादि का आ कैसा है? नित है। अंतर आया? प्रादि का आ कैसा है? नित है। और चादी का आ कैसा है? अंगित है। नित नहीं है ना चादी में, आ है केवल, ना नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो अब ये कैसे जानेंगे कि कहाँ पर वो नित आ है, कहाँ पर अंगित आ है? तो वो भाष्य का श्लोक बताता है, ईषद अर्थ है यह, ईषद अर्थ है यह को जोड़ना, अल्प अर्थ में जो आ है, अल्प अर्थ में जो उस आ को नित जानना चाहिए। उस आ को, तो ये आ किस अर्थ में है? अल्प अर्थ में। तो इसे कैसा जानना चाहिए? तेरे की श्लोक नहीं समझ रहा है? अल्प अर्थ, अल्प अर्थ है ना यहाँ पर। अल्प अर्थ में जो आ उसे क्या जानना चाहिए? थोड़ा। पागल कहीं का, ये श्लोक पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, ईषद अर्थ है। ध्यान कोई नहीं देते हैं। तो हमें क्या इसका अर्थ है? ईषद अर्थ में, अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में जो आ है उस आ को नित जानना चाहिए। सुन, ईषद अर्थ में जो आ है उस आ को नित जानना चाहिए। क्या समझा? ईषद अर्थ में जो आ है उस आ को नित जानना चाहिए। यहाँ आ किस अर्थ में है? नित अर्थ में। नहीं, आ किस अर्थ में है? ईषद अर्थ में। आ किस अर्थ में है? ईषद अर्थ तो ईषद अर्थ में जो आ है उसे कैसा जानना चाहिए? नित जानना चाहिए। नित जानना चाहिए मतलब नित समझना चाहिए। यहाँ पर आ को आप कैसा समझेंगे? नित। क्यों? ईषद अर्थ है। क्योंकि यहाँ ईषद अर्थ में है। समझा? तो इसका अर्थ है जो ईषद अर्थ में जो आ है इस आ को नित जानना चाहिए। ईषद अर्थ में जो आ है इस आ को नित जानना चाहिए। तो इसको क्या जानेंगे? नित।
ठीक है। जब इसको नित जानना चाहिए, कैसा जानना चाहिए? नित। तो अब देखना, जब नित जानेंगे ना, तो नित का मतलब आग जानेंगे कि आंग समझेंगे इसको? आंग। आंग समझेंगे ना? जी। तो अब देखना, चादियों इसमें ये प्रादि में आता है ना? प्रादि में जी। आता है ना? हाँ, प्रादि में नित। आता है। तो प्रादया से इसकी निपात संज्ञा तो होगी, पर निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा होगी या नहीं विचारो। निपात एका जनांग क्या कहता है? एकच निपात। निपात संज्ञा तो आपने कर दी प्रादया से, जी। तो प्रगृह संज्ञा होगी इसकी? नहीं होगी। क्या कहता है? आंग को छोड़कर प्रगृह संज्ञा होगी, हाँ, है ना? आंग और जी। तो यहाँ पर तो आंग है ना, जी। क्योंकि क्या है इसमें ये किस अर्थ में था? ईषद अर्थ में आ को नित मानेंगे, मतलब आंग मानेंगे। क्या मानेंगे? तो ये तो आंग है ना, ये क्या है आपका? आंग है। तो यहाँ पर निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा होगी? नहीं, होगी। क्योंकि आंग को आंग छोड़कर और जी। प्रगृह संज्ञा होती है। यहाँ तो आंग है। जी। ईषद अर्थ में जो आ है ना, उसको नित जानना चाहिए। नित का मतलब ये जानना चाहिए, ठीक है? जी। नित मतलब ये है ना, ठीक है। तो जब क्या होगी? निपात संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम से प्रकृति भाव होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? आद गुना आद गुण से से गुण गुण हो होगा। जाएगा, ठीक है। जी। तो यहाँ प्रकृति भाव क्यों नहीं हुआ प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम से? क्योंकि यहाँ हाँ, निपात एका जनांग से आंग और जी। तो सीधा उत्तर दो। हाँ, ध्यान देना, यहाँ प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से प्रकृति भाव क्यों नहीं हुआ? बोलो। प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं हुई। क्योंकि यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। आपकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुई यहाँ। हाँ, तो प्रकृति संज्ञा न होने से प्रकृति भाव नहीं हुआ। तो प्रकृति भाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रकृति संज्ञा नहीं हुई। और प्रकृति संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर आंग है। ये निपात नहीं है। नहीं, निपात नहीं है। नहीं, निपात तो है। निपात होने में कोई बाधा नहीं है। प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया नहीं है। हाँ, प्रकृति नहीं है। प्रकृति क्यों नहीं है? आंग और जी है। क्योंकि ये आंग है। ये क्योंकि ये आंग है। सीधा उत्तर दो, प्रकृति संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये आंग है। आंग है। सीधा उत्तर ये देना कि ये यहाँ पर प्रकृति संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये आंग है। आंग होने से क्या नहीं होगा? प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। और प्रकृति संज्ञा न होने से क्या नहीं होगा? प्रकृति भाव नहीं होगा। तो फिर तो 8 गुना से गुण हो जाएगा। आऊ लेकर ओ, तो क्या बन जाएगा? उष्णम। उष्णम का क्या अर्थ है? ईषद उष्ण, अल्प उष्ण, है ना? तो ये कैसे मालूम हुआ? इससे आपको भाष्य के वचन से मालूम हुआ, भाष्य के श्लोक से मालूम हुआ कि ईषद अर्थ में, या आपने क्या लिखा है इसका अर्थ बोलो एक बार हमको। अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिधि अर्थ में जो मर्यादा अर्थ में और अभिधि अर्थ में आगे क्या लिखा है? जो आ है। नित मानना चाहिए। थोड़ा और लिख सकते हैं। जी। उस एक जगह लिख लो, इस आ को नित जानना चाहिए। उस एक जगह क्या अच्छा रहेगा? इस आ को, तो एता मातम हो गया ना। इस आ को नित जानना चाहिए। तो ईषद अर्थ में जो आ है उसे कैसा जानना चाहिए? नित। ईषद अर्थ में जो आ है उसे नित जानना चाहिए। अब देखना, क्रिया योग का उदाहरण देखना। क्रिया के योग में जो आ है इसे भी नित जानना चाहिए। क्रिया के योग देखना, जैसे इण गतौ धातु है। क्या है? धातु है। इण गतौ धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता इही। आप इतना ध्यान देंगे, इण गतौ धातु से क्या बनता है? इही। इही का अर्थ है जाओ। इसका क्या अर्थ है? जाओ। जैसे गच्छ का क्या अर्थ होता है? जाओ। और आ उपसर्ग लगा देते हैं, अगच्छ का मतलब आओ। वैसे इण धातु गति अर्थ में उससे बनता इही। इही का अर्थ है जाओ। अब जब यहाँ पर आ लगा देंगे तो क्या होगा? आ इही, ठीक है। तो ये इही क्या है? आपकी क्रिया है। इही क्या है? अच्छा, तो आप ध्यान देना, भू आदयो धातुवा सूत्र क्या कहता है? क्रिया के वाचक भू आदि की। चलो छोड़ो, तो ये क्रिया है ना आपका। अब यही क्या है? आपकी क्रिया है। और ये आ है। तो अब ये आ जो है ना, ये नित है या अंगित है? नित है, इसका मतलब ये प्रादिगण का है। नित का मतलब प्रादिगण का है, और अंगित है इसका मतलब चादिगण का है, ठीक है। तो ये आ नित है अथवा अंगित है, नित है अथवा अंगित है। और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ये चादिगण का है या प्रादिगण का है। तो इसका कैसे ज्ञान होगा? तो ये भाष्य का श्लोक बोलता है
क्रिया योग है यह, क्रिया के योग में जो आ है, क्रिया के योग में जो आ है, इस आ को नित जानना चाहिए, इस आ को नित जानना तो चाहिए। क्रिया के योग है, यही क्रिया है। हाँ। क्रिया के योग में आ है तो इसे क्या जानना चाहिए? नित, नित जानना चाहिए। तो नित जब जानना चाहिए तो ये बताइए, नित जानेंगे तो ये प्रादि में आएगा कि चादि में आएगा? तो प्रादया से तो प्रादया से निपात संज्ञा तो हो जाएगी, निपात संज्ञा में कोई बाधा नहीं है, पर निपात एका जनांग से प्रकृति संज्ञा होगी, होगी प्रकृति संज्ञा? क्यों? अंग क्यों? आंग है ना, ये नीत है मतलब आंग है। जी हाँ, तो इसलिए निपात एका जनांग से प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। ये एक अच है, निपात है, सभी शर्तें मिलनी चाहिए तभी प्रकृति संज्ञा होती है। एक अच है, निपात है, किंतु आंग नहीं है। आंग है, एक अच है, निपात है और आंग है, तो शर्त क्या नहीं मिली? कहता आंग को छोड़कर, तो ये शर्त पूरी नहीं हुई ना, आंग को छोड़कर, नहीं हुई। आंग ही है ये, तो ये शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए क्या होगा यहाँ प्रकृति संज्ञा, क्योंकि ये आंग है। जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव नहीं होगा, तो आद गुणा से गुण हो जाएगा। आ ई लेकर क्या गुण होगा? ओ ए ओ आ ई लेकर गुण ये गुण होता है ना, रमा ईसा रमेशा। आ ई लेकर क्या गुण होगा? ए होगा ए होगा ना। गुण संज्ञा किसकी होती है? अदेंग गुणा आ ए ओ की, किसकी होती है? आ ए ओ की। आ ई लेकर गुण क्या होगा? ए, तो हो जाएगा ए ही। ठीक है, तो क्रिया के योग में जो आ होता है, इस आ को नित जानना चाहिए। ठीक है, जी दो लगा। ईषद अर्थ है यह, एतम आतम गीतम विद्यात। श्लोक को देखो, ईषद अर्थ है यह, एतम आतम गीतम विद्यात। हो गया। जी क्रिया योग है यह, एतम आतम गीतम विद्यात। ठीक है, अर्थ आएगा लगाने में। अब कहते हैं मर्यादा अर्थ में और अविविधि अर्थ में जो आ है, इस आ को नित जानना चाहिए। मर्यादा अर्थ और अविविधि अर्थ देखना, कोई नगर का नाम ऐसा बोलो जो सुविधाजनक हो, जैसे अलवर, राजस्थान में क्या है? अलवर एक स्थान है राजस्थान में, अदंत हो और शुरू में आरंभ में आ हो, नहीं ह्रस्व आ हो तो सुविधा रहेगी समझाने में। आरंभ में आ और अंत में आ, अलवर इसी को लेते हैं। तो अलवरा है ना, तो यदि कहा जाए कि अलवर पर्यंत वर्षा हुई, अलवर पर्यंत वर्षा हुई, इसका मतलब अलवर क्या अर्थ हुआ इसका? अलवर तक वर्षा हुई। अलवर तक वर्षा हुई। इसका अलवर को लेकर कि छोड़कर? छोड़कर ये अर्थ आएगा? नहीं लेकर के। अच्छा, अलवर को छोड़ शामिल रहेगा। अब अलवर को छोड़ना है तो क्या बोलेंगे? तो उसके हिंदी में वाक्य प्रयोग करो। अलवर से पहले अलवर तक वर्षा हुई और दूसरा नहीं, उसको हिंदी में वाक्य प्रयोग कीजिए। कैसे कि अलवर को छोड़कर, एक तो अलवर पर्यंत वर्षा हुई तो अलवर भी शामिल हो गया। अब एक ऐसा बोलो कि अलवर को छोड़ करके हो, ऐसा हिंदी में किन शब्दों में व्यक्त करेंगे आप उसे? अलवर से पहले तक वर्षा हो गई। हिंदी में वाक्य बोलो जो कहते हैं ना, ये देखिए, अलवर से सुन लेना, वाक्य वही होगा, भाव में अंतर आएगा। जैसे कि कभी क्या होता है, आप मंगलम कुटी में आना हो, हैं? आप अंदर आ जाएंगे तो क्या कह सकते हैं? हम कुटी तक आ गए हैं, कुटी तक आ गए। और यदि आप बाहर खड़े हैं तब भी आप क्या बोलेंगे? कुटी तक आ गए हैं। कुटी तक आ गए। दोनों स्थिति में प्रयोग तो होता है ना। और तो हिंदी में कोई दूसरा तो आपके पास शब्द है नहीं। आप जैसे मंगलम कुटी है जहाँ पढ़ रहे हैं, तो कुटी के अंदर आ गए हैं तब भी आप क्या बोलेंगे? कि यदि कोई फोन से पूछेगा मंगलम कुटी तक आ चुके हैं, और बाहर द्वार पर है ना, तब भी क्या बोलेंगे? मंगलम कुटी तक आ चुके हैं। लेकिन दोनों में अर्थ एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अर्थ तो भिन्न भिन्न है। अर्थ तो हाँ, तो जब ध्यान देना, मर्यादा का मतलब होता है कि मतलब कुटी को छोड़कर कुटी के समीप आए हैं। बाहर से भी बोलेंगे ना कुटी तक आ गए हैं, तो ये मर्यादा अर्थ में क्या होता है? उसको अवधि को छोड़कर, अवधि को मंगलम कुटी तक आए तो मंगलम कुटी हो गई अवधि, मंगलम कुटी क्या हो गई? अवधि। हाँ, तो कुटी को छोड़कर ये क्या अर्थ हो गया? मर्यादा अर्थ है। और मंगलम कुटी तक आ गए तो ये जब अंदर आ गए तो ये क्या हो गया? नहीं,
अभी मर्यादा क्या हुई, मर्यादा हुई कि मतलब कुटिया के बाहर है, कुटिया के बाहर है, कुटी को छोड़कर कुटी के अंदर कुटी नहीं के है। बाहर है, और अभिविधि क्या हुई, अंदर आ गए। और हिंदी में वही वाक्य बोला जाएगा, कुटी तक आ गए या कुटी पर्यंत आ गए। अब देखना, जैसे अलवर पर्यंत वर्षा हुई, इसको संस्कृत में वाक्य प्रयोग होगा आ अलवरात। क्या? आ अलवरात मेघः वृष्टः। आ अलवरात मेघः वृष्टः। अलवर शब्द से पंचमी एक वचन में क्या बनेगा, अलवरात। आ अलवरात मेघः वृष्टः। मेघा वृष्टा मतलब मेघ वर्षा, बादल वर्षा है ना। संस्कृत में मेघ कहते हैं, मेघनाद, मेघ के समान उसकी ध्वनि हो है। अब देखिए, तो यहाँ पर दोनों ही मर्यादा अर्थ में भी आ होता है और अभिविधि अर्थ में भी होता है, दोनों अर्थों में आ है ना। और ये क्या कहता है, मर्यादा अर्थ में जो आ, इस आ को नित जानना चाहिए, तथा अभिविधि अर्थ में जो आ, इस आ को नित जानना चाहिए। तो दोनों में ही नित जानेंगे। तो अब देखना, जब यहाँ पर मर्यादा अर्थ लेंगे तो अलवर को छोड़कर मेघ वर्षा, अलवर तक मेघ वर्षा पे अलवर में वर्षा नहीं हुई, अलवर तक मेघ वर्षा पे अलवर में वर्षा नहीं हुई। और अभिविधि अर्थ जो होगा, अलवर पर्यंत मेघ वर्षा मतलब अलवर में भी वर्षा, अलवर में भी वर्षा। हाँ, दोनों ही अर्थ निकलते हैं। तो केवल वाक्य से हम अर्थ का निर्णय नहीं कर सकते, वहाँ दूसरे प्रमाण से ही पता चलेगा, जाकर देखें या कोई बताए, है ना। हाँ, तो अब देखिए, तो यहाँ मर्यादा और अभिविधि दोनों अर्थ में क्या होगा, आ को नित जानना चाहिए, आ को नित जानना चाहिए। और जब आ नित है तो प्रादि में आएगा कि शादी में आएगा, प्रादि में। तो यहाँ पर प्रादया से निपात संज्ञा होगी, निपात संज्ञा तो होगी, निपात संज्ञा में कोई बाधा नहीं है, पर निपात एकाजनांग से प्रकृति संज्ञा हो पाएगी, क्यों? मर्यादा और विधि में आ को क्या जानेंगे, नित, नित जानेंगे मतलब हाँ, आंग जानेंगे, नित जानने का मतलब आंग जानेंगे। तो निपात एकाजनांग सूत्र कहता है, एक अच निपात, आंग को छोड़कर एक अच निपात की प्रकृति संज्ञा होती है। ये एक अच है, निपात है, पर आंग ही है, आंग को छोड़कर नहीं है ना। तो यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, प्लुत प्रकृति नित्यम से प्रकृति भाव नहीं होगा। तो क्या सूत्र लगेगा, बोल। हाँ, आकाश वर्ण दीर्घा से क्या होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, है ना। आल वरात मेघा वृष्टा, दोनों ही अर्थ हैं। तो दूसरे प्रमाण से निर्णय होगा कौन सा अर्थ लेना है। मतलब मर्यादा और अभिविधि दोनों अर्थों में यही बनेगा, मेघ वर्षा वृष्टा। वर्षा शब्द भी संस्कृत है, वृष्टि शब्द भी संस्कृत है, वर्षा संस्कृत है। अभिविधि मतलब उस, अब मतलब मर्यादा को का मतलब है अब उसकी अवधि को छोड़कर, अभिविधि का अर्थ है अवधि को लेकर, छोड़कर अर्थ होगा मर्यादा में, लेकर अर्थ होगा विधि में। बोलो। यहाँ पे जो आ है, हाँ, और उसके बाद जो अगच्छत अपना रूप आता है, हाँ, लंग लकार का, वहाँ पे इसका प्रयोजन होगा क्या? नहीं, वहाँ देखो ऐसा है ना, जहाँ पर बात ये है कि यहाँ संधि का स्थल होता है ना, तो वहां पर जैसे गम धातु आपने बोला है अभी, और अगच्छत, तो आगच्छत लिखते हैं ना हम लोग। नहीं ऐसा है ना, तो वहां तो नहीं है, क्योंकि वहां गम धातु है। वहां गम धातु से, इण धातु से क्या बना था, ई क्या था आपका, अच था ना, अच क्या था आपका, अच। प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम, प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम सूत्र कहता है अच पर होने पर प्लुत और प्रकृति को विकल्प से प्रकृति भाव होता है। अच पर होने पर जैसे इण धातु से ही बनता है, तो वहां पर संधि क्या है कि यदि प्रकृति भाव होगा तो संधि नहीं होगी, और प्रकृति भाव नहीं होगा तो संधि हो जाएगी, तो वहां प्रयोजन है। अब जो क्या है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन क्या आपने बोला, फिर बोला आगच्छत, अगच्छत और उसके पूर्व में आंग उपसर्ग। हाँ अच्छा, ठीक है, सुन, ठीक है सुन लेना। जैसे कि गम धातु से लंग लकार में बनता है अगच्छत,
लंग लकार में क्या बनता है? अगच्छत बनता है। तो अगच्छत का अर्थ है गया। गम धातु से लंग लकार में अगच्छत बनता है। अगच्छत का अर्थ है गया, ठीक है। और वहां पर आंग उपसर्ग पहले ले आए तो आ अगच्छत, क्या हुआ आपका? आ अगच्छत, ठीक है। यहाँ प्रयोजन है, ध्यान देना। गम धातु से लंग लकार में क्या बनेगा? अगच्छत। क्या बनेगा? अगच्छत का से गया, भूतकाल है। और जब आना अर्थ करना है तो आंग उपसर्ग आएगा, आ आएगा ना। तो अब क्या है कि ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो अभी क्या चल रहा था, ऐसा है ना, ये वाक्य स्मरणीय और रंगित का उदाहरण है। थोड़ा रुको, है ना, यहाँ प्रयोजन है। यहाँ चलो देख लो, कोई बात नहीं, क्रिया का योग में ही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यही देख लो, यही देख लेना। ये अगच्छत क्रिया हो गई ना जी। अगच्छत क्या हो गई? क्रिया हो गई, ठीक है, क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं क्रिया के योग में जो आ, इस आ को नित जानना चाहिए। क्रिया के योग में आ है तो इसे क्या जानना चाहिए? नित। तो जब नित जानेंगे तो निपात संज्ञा तो होगी, पर प्रकृति संज्ञा हो पाएगी? तो प्रकृति भाव नहीं होगा। प्रकृति भाव नहीं होगा तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा आग अच्छा हो जाएगा। अच्छा आपने पूछा है ना। ये क्रिया के योग में आ को नित जानना चाहिए, अर्थात आंग जानना चाहिए। तो निपात एकाजनांग से प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, तो प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव नहीं होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। मनन करो, चिंतन करो, प्रश्न करो। जो प्रश्न करता है इसका मतलब वह पाठ तैयार करता है, परिश्रम करता है ना। परिश्रम करो, चिंतन करो, आप भी अच्छा करो सब। चलिए, हो गया। अब यहाँ पर कहाँ तक हुआ आपका श्लोक? ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौचायः एतमात्म गीतम विद्यात्। हो गया ना। विद्यात् करते जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब चरम पाद देखिए श्लोक का। वाक्य स्मरणीयो रंगित है ना, वाक्य स्मरणीयो अंगित है ना। हाँ, इसका ठीक से लिख लो। इसका अर्थ वाक्य से कैसा वाक्य लेना है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। वाक्य से कैसा वाक्य लेना है तो लिखिए। पूर्व में कही बात को अन्यथा सिद्ध करने के लिए, पूर्व में कही बात को अन्यथा सिद्ध करने के लिए क्या लिखा? पूर्व में कही बात को, पूर्व में कही बात को अन्यथा सिद्ध करने के लिए, पूर्व में सिद्ध हटा दीजिए। पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए प्रयोग किए गए वाक्य में, प्रयोग किए गए वाक्य में आ को नित जानना चाहिए। आ को नित जानना चाहिए। क्या लिखा आपने? पूर्व में कही बात को, पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए, सिद्ध हटा देना। पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए प्रयोग किए गए वाक्य में, प्रयोग किए गए वाक्य में आ को नित जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? नित नहीं, वाक्य स्मरणीय रंगित अंगित जानना चाहिए। कर लो अंगित, अंगित लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना? अंगित। ये वाक्य स्मरणीय रंगित है ना, वाक्य स्मरणीय अंगित, वाक्य स्मरणीय अंगित। दोबारा अब क्या अर्थ हुआ बोलो? पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए प्रयोग किए गए वाक्य में आ को अंगित जानना चाहिए। आ को कैसा जानना चाहिए? अंगित। अंगित मतलब नित भिन्न, अर्थात आ जानना चाहिए। आंग नहीं समझेंगे इसको, क्या समझेंगे? आ। नित जानना चाहिए मतलब आंग जानना चाहिए, और अंगित जानना चाहिए मतलब आ जानना चाहिए। चादीगढ़ वाला नित जानना चाहिए मतलब आंग जानना चाहिए, और अंगित जानना चाहिए अर्थात आ जानना चाहिए। ठीक है। तो इसका उदाहरण तो अभी आया था, आ एवं नुमन्य से। आ एवं नुमन्य से, इसका अर्थ लिख लो। अब तू ऐसा मानता है,
इस वाक्य का अर्थ मैं बता रहा हूं, आ एवं नु मन्य से का अर्थ है। जी कौमनी में वाक्य आया है ना, आ एवं नु मन्य से, इस हाँ। वाक्य का अर्थ लिखा रहा हूं। अब तू ऐसा मानता है, अब तू ऐसा मानता है, अर्थात पहले ऐसा नहीं मानता था। अब तू ऐसा मानता है। वैसे ये वाक्य ठीक है क्या दुष्यंत हिंदी में? हाँ हाँ पहले नहीं नहीं, मानता। मन्य से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है ना, हाँ। तो ऐसा करो, अब तुम ऐसा मानते हो, अब मध्यम पुरुष हो गया ना, जी अब तुम ऐसा मानते हो, अर्थात पहले ऐसा नहीं मानते थे। आपका नाम क्या है इनका आगरे वाले का? शिवम। अब हिंदी वाक्य ठीक हुआ, मन्य से, आ एवं नु मन्य से, अब तुम ऐसा मानते हो, ये मध्यम पुरुष हुआ है। अब तुम ऐसा मानते हो, अर्थात पहले ऐसा नहीं मानते थे। अब तुम ऐसा मानते हो, इसका मतलब पहले ऐसा मानते थे हैं? किसी का अब तुम ऐसा मानते हो, इसका मतलब पहले ऐसा मानता था वो? नहीं मानता। अब तुम ऐसा समझते हो, इसका मतलब पहले ऐसा नहीं समझता था। तो पूर्व में जो बात कही गई है उसको वैसा ही कहा जा रहा है अथवा उसको अन्यथा किया जा रहा है? अन्यथा मतलब भिन्न। हाँ। तो पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए, ठीक है। अब तू ऐसा समझता है, मतलब पहले ऐसा नहीं समझता था। तो पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए प्रयोग किया गया है वाक्य में। तो इस वाक्य में आ को कैसा समझना चाहिए? अंगित। कैसा समझना चाहिए? तो आ एवं नु मन्य से उदाहरण आपका आया है, तो आ एवं नु मन्य से में आ को कैसा समझना चाहिए? अंगित। अंगित समझना चाहिए ना। अब देखो, तो आ एवं नु मन्य से जब अंगित है ना, तो इसकी निपात संज्ञा किस सूत्र से होगी? चादियों सत्व से। अंगित है, आ है, चादी गण में आएगा, तो इसकी चादियों सत्व से क्या होगी? निपात संज्ञा। और निपात संज्ञा होगी, तो अब बोलो, निपात एक जनांग से यहाँ प्रकृति संज्ञा हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। तो आम को छोड़कर प्रकृति संज्ञा होती है, ये तो आम को छोड़कर है, अंगित है, अंगित भिन्न है, प्रकृति संज्ञा होगी। तो क्या होगा? प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव संधि हो गई, तो क्या होगा? वृद्धि नहीं हुई। आ एवं नु मन्य से कल बताया था ना जी। हाँ, कि वाक्य समझ गए? वाक्य में कैसा वाक्य लेना है? सभी वाक्य नहीं लेने हैं। पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए जब वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, या पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, उस वाक्य में आ को क्या जानना चाहिए? अंगित जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अंगित जानना चाहिए। ठीक है। अब देखो, आयोम किल तत् जी, आयोम किल तत् भी वैसा ही ना। अब इसको बता रहे हैं, ये स्मरण का उदाहरण है जी। अभी लिखो, अभी श्लोक का अर्थ जो है ना टुकड़े टुकड़े में लिखा जा रहा है ना, आप इकट्ठा जोड़ लेना सब, नहीं भूल जाओगे श्लोक का क्या अर्थ है। टुकड़े में लिखाया है ना मैंने, पहले यहाँ तक लिखाया एतम आतम गीतम विद्यात, वाक्य स्मरण और अंगित में भी वाक्य अंगित लिखाया है। अब स्मरण को बताना है ना, लिखिए स्मरण अर्थ में, स्मरण अर्थ में, स्मरण अर्थ में जो आ, इस आ को नित जानना चाहिए। क्या? स्मरण अर्थ में जो आ, इस आ को नित जानना चाहिए। है ना जी। देखो, ठीक है ना। स्मरण अर्थ में आ को, स्मरण अर्थ में जो आ, क्या लिखा? स्मरण अर्थ में जो आ, इस आ को नित जानना चाहिए। श्लोक का टुकड़ों में लिखा है ना, जोड़कर इकट्ठे लिख लेना। ठीक है। इसका उदाहरण क्या था? आ एवं किल तत्। आ एवं किल तत्, इस वाक्य का अर्थ लिखो। हाँ, वह ऐसा ही है। क्या अर्थ है? हाँ, वह ऐसा ही है। हाँ, वह ऐसा ही है। वह ऐसा ही है। अब सुनिए, कहते हैं वह, जब कहते हैं यह, तो यह को है ना,
तो कहते हैं वह ऐसा ही है, तो वह से उसको स्मरण किया जा रहा है, उसको स्मरण किया जा रहा है। वह ऐसा ही है। ठीक है, जैसे देखना देवदत्त को पहले आपने काशी में देखा, बाद में ऋषिकेश में देख लिया, तो आप क्या बोलेंगे? यह वही देवदत्त है। जो काशी में पहले देखा आपने था। काशी में देखा देवदत्त को, ऋषिकेश में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? यह वही तो वह से क्या हुआ? यहाँ स्मरण हो रहा है ना, जी। वही कौन काशी में देखा गया, काशी में या देखा वही देवदत्त है, मतलब यह काशी में देखा गया देवदत्त है। तो वही जो कहा गया, वह से क्या होता है? स्मरण। तो हाँ, वह ऐसा ही है, तो वह से क्या हो रहा है? स्मरण। कोई स्थिति है, वह ऐसा ही है, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही है। तो स्मरण अर्थ में आ को क्या जानना चाहिए? अंगित। अंगित। तो जब अंगित जानेंगे ना, तो क्या समझेंगे? आ समझेंगे कि आऊं? आ समझेंगे। समझेंगे। आ समझेंगे तो चारीगण में आएगा। चादुए सत्वे से निपात संज्ञा होगी, और निपात एकाजनांग से प्रकृति संज्ञा होगी। पुलुत प्रक्रिया ची नित्यम से प्रकृति भाव होगा। तो क्या होगा? आ एवं ऐसा ही रहेगा, वृद्धि नहीं होगी। हो गया? तो इस श्लोक का अर्थ पूरा हो गया। ठीक है, स्मरण अर्थ में जो आ है, इस आ को अंगित अंगित हाँ है। अंगित अंगित। जी। वाक्य में आ को अंगित जानना चाहिए, स्मरण अर्थ में आ को अंगित जानना अंगित चाहिए। जानना चाहिए। क्या हाँ वही क्या क्या? फिर बोलो, फिर ना, बोलो। हो गया। लिखवाते समय नित लिखा है नहीं क्या, पुनः बोलो ना, आप सुनाइए ना, क्या लिखा है आपने? कि स्मरण अर्थ में जो आ है, इस हाँ। आ को अंगित अंगित ही है, अंगित जानना चाहिए, अंगित ही है। सबने इंगित लिखा था। अच्छा, मैंने भी, इसने भी, तो इसने भी। ऐसा है ना, यदि हमारे बोलने में कभी स्खलन हो तो ये आप सभी छात्रों को कर्तव्य याद दिलाना चाहिए। जी। ध्यान देना, यदि कभी हमारे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो ये आपका कर्तव्य है याद दिलाना, है दोबारा ना? इसने पूछा कि- ठीक है, जी। तुरंत बोलना चाहिए दुष्यंत, इन्होंने तुरंत बोलना चाहिए। तो क्या दोबारा सुनो, पूर्व प्रयुक्त, क्या पूर्व में कही बात को अन्यथा करने के लिए प्रयोग किए गए वाक्य में जो आ है, इस आ को अंगित जानना चाहिए। कैसा? अंगित, अंगित। जानना चाहिए। हाँ, और स्मरण अर्थ में जो आ है, इस आ को अंगित जानना चाहिए। कभी हमारे बोलने में कोई भूल हो तो आपको तुरंत बोलना चाहिए। कभी हो सकता है प्रमाद से कुछ दूसरा शब्द निकल जाए, तो आपका कर्तव्य है। अब देखिए, तो ये कहाँ तक हुआ आपका? ये हो गया ना? हो गया। वो ऐसा हाँ, ही है। हम समझते हैं कि अब आप जो है ना आ को समझ गए होंगे, आ और आंग में भेद है। और जल्दबाजी में लोग बताते नहीं है वाक्य स्मरण और अंगित, एक दिन में 2-4 सूत्र पढ़ा देंगे। चलिए, हाँ, अब देखना, उदाहरण है आपका अहो ईशा, है ना? जी। अहो ईशा यहाँ बता सकते हैं पहले का कौन सा सूत्र प्राप्त है? हाँ बोलो। कहाँ है उधर? गुणसूत्र। गुण प्राप्त है। हाँ, किधर है? आद गुणा अवर्ण से परच है। जी। गगन, अहो ईशा में कौन सा सूत्र प्राप्त है? ओहो ईशा। अहो है कि आहा है? अब देखो ना, ओत ओत सूत्र की वृत्ति में देखो, ओत सूत्र के नीचे क्या लिखा है? हाँ, वो तो। ओत में देखो। हाँ। हाँ अहो हाँ एचो यमया। ठीक, ओहो। हाँ। ठीक है, ये है ये जो अहो। आया वो। यहाँ पे ओत हाँ। ओत सूत्र में। यहाँ पर आया अहो ईशा, है ना? जी। नहीं, अर्थ भी बताया नहीं है, अर्थ भी नहीं बताया है ना? जी। अच्छा, पहले उदाहरण ले रहे हैं अहो हाँ, अहो ईशा अभी हमने सूत्रार्थ नहीं किया है। जी। ईश्वर को ईश भी कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद में पहला क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तैत्येन भुंजीतः मा गृधा कश्चित् धनम। तो ईशावास्यमिदं सर्वं, वो ईशा शब्द से आरंभ हुआ है उसका। क्रिश्चियन लोगों ने भी ईसा से ईशा लिया होगा। हैं? ईशा लिया होगा। तो ये जो ईसा मसीह कहते हैं, तो ईसा के अंग्रेजी में तो क्राइस्ट कहते हैं शायद। क्राइस्ट, क्योंकि वो क्रॉस में चढ़े थे ना। अच्छा, उनका अंग्रेजी में उनके लिए ईसा शब्द का प्रयोग है या नहीं, ये बताइए। इंग्लिश ईशा बोलते हैं लोग, ईशा मसीह। नहीं, ईसा मसीह हिंदी में हमने पढ़ा है, पर अंग्रेजी में ईशु, हाँ, ईसा तो नहीं है ना? ईशु। अच्छा, यहाँ भारत में प्रभाव बढ़ाने के लिए या प्रभावित करने के लिए ईसा शब्द का प्रयोग किया होगा, ईसा मसीह, ऐसा ऐसा हो सकता है।
कि जब ईशु कहते हैं उनको, तो यहाँ प्रभावित करने के लिए भारतीयों को उन्होंने ऐसा कहा होगा। ईश का अर्थ है ईश्वर। अहो ये ईश्वर है, ये अहो अर्थ में है, आश्चर्य अर्थ में। अहो ये ईश्वर है, अहो ईसाह। अब देखेंगे यहाँ पर बहुवचन बता रहे हैं। प्रथमा बहुवचन ना। अब ओथ है ना, ओथ का अर्थ है ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। ओत 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 बोलो सूत्र। ओत 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 प्रथमा एक वचनांत है। इसका अर्थ है ओदंत निपात प्रगृ होता है। ओदंत निपात प्रगृ होता है, या कहिए ओदंत निपात प्रगृ संज्ञक होता है। ओदंत निपात की प्रगृ संज्ञा होती है, कुछ भी आप कहिए। ओदंत को ओत प्लस अंतो लिख सकते ओदंत मतलब ओकारांत। ओकारांत समझ में ठीक है? हैं। ओकारांत लिखिए ओकारांत निपात प्रगृ, ओकार ओकारांत निपात प्रगृ संज्ञक होता है। ओकारांत ओकारांत निपात प्रगृ संज्ञक होता है। ओकारांत निपात प्रगृ संज्ञक होता है। ओथ का अर्थ है ओ। ओथ का क्या अर्थ है? ओ मतलब ओकार। ओथ का अर्थ है ओ अर्थात ओकारांत। ओकार तो ओदंत का अर्थ हुआ ओकारांत। ओकारांत निपात प्रगृ संज्ञक होता है। तो आप बताइए अहो के अंत में क्या है शब्द के? वो अहो ओकारांत शब्द है, ओकारांत है ओकार है ना। जी। ओकारांत शब्द कौन है? अहो। ओहो चलिए अब अहो देखना, चादीगढ़ में देखो प्रादि में आता है अहो? प्रादि में नहीं नहीं है। चादी में देख कर चादी बताओ है या नहीं। देखो चादीगढ़ तुरंत, चादीगढ़ में देखिए आता है। देखो चा वा हा आ एवं, जल्दी निकालो। 79 है ना। 79 बोलो। शादी में हो है इसमें शब्द अहो है या नहीं ये बताइए। यदि नहीं है तो भी हमको बोलो, है तो भी बोलिए। पढ़ जाओ चादीगढ़। नहीं है? नहीं नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। तीनों पेज ओहो ओहो अच्छा एक मिनट, चादीगढ़ में चा से कहाँ तक है? आचार्य जी चंडीगढ़ में है वो। हाँ बोलिए कहाँ पर आया बताइए। ओहो ओहो चंडीगढ़ में है वो आचार्य जी। नहीं किस स्थान पर है बोलो ना पढ़ करके। ओहो ओहो वो ओ आ ई उ ए आई ओ औ। हाँ पशु सुकम यथा कथा पाठ। 79 नहीं अहो नहीं शब्द तो कहाँ लिखा अहो, है ये अहो, पूछा जा रहा है आपसे। हलन ह वाला है। अहो है। अहो अहो आहा नहीं, अहो अहो शब्द है। नहीं है नहीं है। अहो शब्द चाहिए क्या? हाँ अहो शब्द की बात है, अहो शब्द चाहिए। अहो नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो आप ऐसा ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है चादिरप्य आकृति गणा। क्या लिखा है? चादिरप्य आकृति गणा लिखा है ना। जी ए यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति में, चतुर्थ पंक्ति में जहाँ चादी है तो क्या लिखा है? चादिरप्य आकृति गणा मिला। जी 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 जी। चादी भी आकृति गण है। चादी भी कैसा है? आकृति आकृति गण होने से क्या होता है कि आकृति को देख करके निर्णय किया जाता है। जो शब्द उसमें नहीं पढ़े गए हैं वे भी उसके अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे कि क्या शब्द आया था? सकंद्वादि सुपर रूपम वाच्यम, है ना। जी तो वहां पर क्या था आगे? आकृति गण होगा। आकृति गणोयम मार्तंडा, क्या था? मार्तंडा। तो अब मार्तंडा शब्द उसमें सकंदवादी गण में पढ़ा नहीं गया है, पर रूप कार्य देखा गया है, आकृति समान है, इसलिए उसको सकंदवादी गण का माना गया। किसे? मार्तंडा को। तो ये आकृति गण होने से अवो भी माना जाता है चादी गण का। जी आकृति गण का मतलब है जितने शब्द पढ़े गए इतने ही नहीं है, इसके समान आकृति वाले अन्य शब्दों को इसी गण में जानना चाहिए। तो चादवी और सत्वे से ये चादी गण में ही माना जाएगा, शादी है ना। तो चादी गण में मान कर क्या होगी? चादी और सत्वे से इसकी हो जाएगी निपात संज्ञा। संज्ञा अहो का मतलब यह नहीं, अहो कहते हैं अहो ये ईश्वर है। ईश शब्द से प्रथमा बहुवचन में बनेगा ईसा। अहो है ना आश्चर्य अर्थ में।
आश्चर्य अर्थ में है, विस्मय अर्थ में है, तो यहाँ पर असत्ववाचक है, अद्रव्यवाचक है, क्योंकि लिंग संख्या के साथ अन्वय नहीं है। तो चादी गण में मानेंगे आकृति गण होने से, और चादी और सत्व से क्या हो जाएगी इसकी निपात निपात संज्ञा। संज्ञा हो जाएगी। चादी और सत्व क्या कहता है, अद्रव्य अर्थ वाले चादी की निपात संज्ञा होती है। आकृति गण होने से चादी में मानेंगे, चादी और सत्व से निपात संज्ञा। अभी अब ध्यान देना, एकच निपात एकाजनांग कहाँ लगता है, जो एकच निपात हो। यहाँ तो एकच नहीं है ना, इसमें एक दो, यहाँ पर दो वच हैं, आ और ओ, है ना। दो अच्छा। एकच निपात नहीं है, ये दो वच निपात है, दो अच्छे है ना, दो वच वाला निपात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर निपात एकाजनांग से प्रगृह संज्ञा प्राप्त नहीं है। ओत सूत्र कहता है ओकारांत निपात प्रगृह होता है, या ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है ना। ओकारांत निपात की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा। ओ है ना, तो इसकी ओ की क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा। अब प्रगृह संज्ञा होने पर क्या होगा, प्लुत प्रक्रिया अति नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव होने से क्या होगा, एचे वा यावा से आव आदेश नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। हाँ नहीं होगा, नहीं प्रकृति होगा। भाव हो जाएगा ना, हाँ तो वैसा हाँ ठीक है। जी। हाँ ये अरे अहो ये ईश्वर हैं, ऐसा ये बहुवचन का रूप है। ईशावास्य मिदम सर्वम, ईशावास्य उपनिषद है। वो ईसा वहाँ तृतीय एक वचन का रूप है, वहाँ ईस हल सब है, यहाँ पर अनंत है, यही अंतर है। ईसा मसीह है, मसीह का होता है क्या, मृतक को जिलाने वाला, इसी सुना था मैंने, हैं? सुना था। मसीहा मतलब जो मृतक को, मुर्दे को जला दे, उद्धारक, उद्धारक है। मसीहा बन के आया बोलते हैं, अच्छा मतलब जो उद्धारक है, अच्छा, जो ऊपर उठाएगा, जो उन्नति करवाएगा। मसीहा उर्दू मतलब वो वर्ड होगा, शब्द हिंदी वाला वर्ड नहीं होगा। हिंदी नहीं है, किसी और दूसरी भाषा से आ गया है यहाँ। मसीह वहीं से आया, मसीह। किस भाषा का शब्द है ये मसीह मसीह? सरनेम भी ऐसे नहीं, मसीह किस भाषा का शब्द है ये बताइए, हैं? नहीं नहीं, मसीह किस भाषा का शब्द है ये, हिंदी का नहीं है। हिंदी का तो नहीं लगा, ये किसी विदेशी भाषा का हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है। इजरायली हो गया तो हाँ, एक हिब्रू होगा, हिब्रू। एक जो है हिंदी शब्दकोश है नागरिक प्रचारणी सभा प्रयाग का, उसमें बता दिया है मूल शब्द किस भाषा का है, और हिंदी में यथावत आया है या विकृत होकर आया है, पूरा उसने लिख दिया। बहुत परिश्रम किया उन लोगों ने, कोश निर्माण करताओं ने। क्या किताब का नाम है? किताब का किसी नाम? को पूछना है अभी बताऊंगा। नागरी नागरिक पाठ पूछना है पुराना किसी को नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति।